जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूपीपीसीएस मेंस में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रोल ऑफ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। उत्तर प्रदेश यूपीपीसीएस का एक क्वेश्चन है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या रोल है वाटर ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो उसी संबंध में आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है या अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि 1986 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसके लिए एक एक्ट लाया गया था, उसका नाम था इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985। एक्ट है 1985 की। उसी के एक साल के बाद इस संस्था की स्थापना होती है 86 में। इसका कार्य क्या है? पूरे भारत में जो भी वाटरवेज हैं, वाटरवेज ट्रांसपोर्ट, उसको प्रमोट करना, वाटरवेज को डेवलप करना, उसका रेगुलेशन, उसका मेंटेनेंस, उसके लिए पॉलिसी डिजाइन करना, वाटरवेज के लिए जो भी बेसिक टेक्निकल सपोर्ट्स हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित इश्यूज हैं, उन सब का समाधान इस अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। तो इस अथॉरिटी का जो भी कार्य है, जितने भी वाटर इनलैंड वाटरवे से संबंधित चीजें हैं, सारी की सारी कौन देख रही है पूरी इंडिया में? यही देखती है। नेशनल वाटरवेज जो 111 यानी कि 111 3 टाइम्स 111 जो निर्धारित किए गए थे 2016 के एक्ट के द्वारा, वो सारा काम यही देखती है, यही संस्था देखती है। ये संस्था मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, नेविगेशन, पोर्ट के अंतर्गत आती है। तो अब इसी के बारे में हम जानते हैं, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, इसलिए इस पे प्रोबेबिलिटी और भी ज्यादा बन जाती है क्वेश्चन बनने की। नोएडा मतलब उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात क्या है कि अभी हाल के दिनों में इसने सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किए। यूपी में जो 111 यानी 111 नेशनल वाटरवेज आइडेंटिफाई किए गए, टोटल 111, उनमें से 11 वाटरवेज यूपी से संबंधित हैं। तो अब उसको भी हम पढ़ेंगे अभी। तो पहले हम देखते हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन established in 1986। ठीक है, it is an autonomous organization established in 1986। ठीक है, 86 में एस्टेब्लिश हुई थी अंडर एक एक्ट है, सेम उसी नाम से एक्ट भी है, अंडर इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985। एक्ट है 1985 का,
इसी एक्ट के अंतर्गत यह संस्था 1986 में स्टैब्लिश हुई। इसका काम क्या है? टू रेगुलेट एंड डेवलप द वाटरवेज मतलब इनलैंड वाटरवेज, ठीक है, इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ये इसका काम है। पहला तो फंक्शन ये हो गया साहब। दूसरा क्या है? इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, इनलैंड वाटर नेविगेशन, उसको प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करना, टू डेवलप maintain, operate and construct the infrastructure related with इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ये सारा का सारा इसका काम है। जो भी इनलैंड वाटर पोर्ट्स हैं उसको डेवलप करता है ये। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं इनलैंड वाटर पोर्ट्स, फेयरवेज, इनलैंड वाटरवेज, फेयरवेज, और उसके अलावा जो है इंस्टॉलेशन ऑफ जेट्टीज, ठीक है। ये सारी के सारी काम यही देखती है। एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल वाटरवेज, ये सारा का सारा कार्य यही संस्था देखती है। ये मतलब कि इसका काम हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी के अंतर्गत कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो नोएडा में है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे एक पॉइंट हेडक्वार्टर भी। हेडक्वार्टर कहां पे इसका है? नोएडा में है। इसके 5 रीजनल ऑफिसेस हैं या रीजनल सेंटर्स हैं। छठे नंबर का जो रीजनल सेंटर है वो भी वाराणसी में बनाया गया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 6th रीजनल सेंटर established at वाराणसी। 5 इसके रीजनल ऑफिसेस हैं या रीजनल सेंटर्स हैं। छठे नंबर का रीजनल सेंटर है वह वाराणसी में अभी हाल के दिनों में मतलब इसी साल 2025 में इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है। तो इनिशिएटिव्स देख लेते हैं इसकी। ठीक है, नंबर 1 क्या है? इनिशिएटिव्स या इसका वर्क क्या है, क्या मतलब इसने कार्य किए हैं, इसका रेस्पॉन्स क्या रहा अभी तक, रिजल्ट क्या निकला। तो पहले क्या है कि ओनली 5 जो है नेशनल वाटरवेज हुआ करते थे। 5 जो है नेशनल वाटरवेज थे पहले,
अब वो बढ़ करके 111 हो गए। ठीक है, तो इसकी वजह से हो गए। इसमें किसका रोल है? इसका रोल है। तो क्वेश्चन पूछा था रोल क्या है, तो वही रोल पे मैं बातें कर रहा हूं खाली। तो इसके इनिशिएटिव्स में हो जाएगा। ठीक है, ए क्वांटम लीप फ्रॉम 5 नेशनल waterways to 111 national waterways in last 10 years। एक तो इसका ये अचीवमेंट हुआ। उसके अलावा इस संस्था ने पहले जो ट्रांसपोर्ट था वाटरवेज के द्वारा, वो मात्र 2% टोटल ट्रांसपोर्ट हुआ करता था, जो कि अब बढ़ करके 5% हो गया है। ठीक है, तो पहले टाइम पे क्या था कि जो फ्राइट मूवमेंट है वो अब हो गया 5। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा इसी के अंतर्गत, इसी की जो इनिशिएटिव्स है या इसका जो अचीवमेंट है, कि जो फ्राइट मूवमेंट था, फ्राइट ट्रांसपोर्ट जो है इनलैंड वाटरवेज से 2% हुआ करता था। फ्राइट का मतलब माल की ढुलाई वाटरवेज के द्वारा, ठीक है, 2% हुआ करती थी पहले, अब वो 5% पहुंच गई है। ठीक है, तो इसी को इस तरह से कुछ लिखेंगे कि फ्राइट ट्रांसपोर्ट बाय वाटरवेज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2% शेयर, पहले 2% इससे हुआ करता था, टू 5%। एक तो ये अचीवमेंट हुआ। उसके अलावा क्या है कि जो टोटल ट्रैफिक और ये क्या कहते हैं फ्राइट, दोनों को अगर कंबाइन बात की जाए तो नेशनल मैरीटाइम या मैरीटाइम जो है इंडिया विजन 2030, उसके अंतर्गत 200 टारगेट है। ठीक है, ट्रैफिक वगैरह के एक तरह से वेट को इतना, यानी कि मोबिलिटी का टारगेट है 2030 तक, तो उसके लिए भी इसने वो किया और इस पे काफ़ी मतलब इसने अचीवमेंट किया। और हमें कुछ पॉइंट और भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है नहीं? बिजनेस मतलब कि इसने सिंपलीफाई कर दिया एप्लीकेशन के लिए। अगर कोई चीज़ आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, यानी कि नेविगेशन के लिए कोई लाइसेंस लेना चाहते हैं, लाइसेंस नहीं मतलब रजिस्ट्रेशन या कुछ भी, तो उसको ये एप्लीकेशन जो भी आप अप्लाई करेंगे तो आसान कर दिया इसने। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कि फ्रेंडली एप्लीकेशन एसोसिएटेड बाय इनलैंड नेविगेशन। इनलैंड नेविगेशन से संबंधित कोई भी एप्लीकेशन हो तो उसको इसने सपोर्ट किया, आसान कर दिया। उसके अलावा इसने क्या किया कि बहुत सारे नए नए मतलब कि जो कैटामारन चलाए, इंट्रोड्यूस किए। कैटामारन का मतलब कि पहले वनली और वनली जो नौकाएं चलती थी, जो स्टीमर होता था, बोट, वो डीजल से चला करता था। अब उसको हाइब्रिड मोड में भी लॉन्च किया गया है, तो उसको कैटामारन कहते हैं। यानी कि अगर आपका डीजल इलेक्ट्रिसिटी से आप यूज करिए, चलाइए, अगर इलेक्ट्रिसिटी आपका डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी, तो आप डीजल रखे रहिए, डीजल से भी वो इंजन काम करेगा। तो हाइब्रिड मोड जो है लॉन्च किया गया इसके द्वारा। ठीक है, तो हम इसको एक पॉइंट ये भी लग सकते हैं कि इंट्रोड्यूस्ड हाइब्रिड कैटामारन
इन रिसेंट ईयर्स, है ना। अभी हाल के दिनों में कैटामारन वगैरह इंट्रोड्यूस किया गया है। और हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड जो है इंजन भी इंट्रोड्यूस किया गया इसके द्वारा। एंड ऑल्सो हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड जो है, एक तरह से कहते हैं कि जो बोट वगैरह वो भी लॉन्च किया गया, या जेट्टीज है नहीं। तो ये फ्यूल से चलने वाली जो इससे है, हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो यूज किया जाएगा इसके लिए। ये इस तरह की चीजों को इसने अभी हाल के दिनों में लॉन्च किया था, ठीक है। और उसके अलावा जो यह ट्रैफिक है, यानी कि एक पॉइंट और भी बहुत इंपॉर्टेंट इसी से संबंधित है। ये 4 हो गया, नंबर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। जो ट्रैफिक है उसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ हुआ है, कंपाउंड जो है एनुअल ग्रोथ रेट हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि ट्रैफिक ऑन inland transport has recorded compound annual growth rate, है ना, compound annual growth rate of 22% in last 10 year। यानी कि पिछले 10 सालों में ये एनुअल ग्रोथ रेट है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट मतलब कि एक साथ मिलाया जाए ग्रोथ रेट। तो वो पिछले 10 सालों में ट्रैफिक पे जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है उसके द्वारा 22% का ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो भी मैंने नोट कर दिया, ठीक है। और उसके अलावा एक पॉइंट ये है कि जो मैरीटाइम इंडिया विजन है 2030, उसका टारगेट क्या है कि जो ट्रैफिक है उसको 200 मिलियन मैट्रिक टन करना है, मतलब कि ट्रैफिक को इंप्रूव करना है ट्रांसपोर्ट के लिए, इनलैंड वाटरवे के लिए। और 500 मिलियन मैट्रिक टन ट्रांसपोर्ट का टारगेट है, ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट का टारगेट थ्रू इनलैंड वाटरवेज, जो मैरीटाइम अमृतकाल विजन इंडिया करके 2047 का है, ठीक है। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं और उसी पे इसका कार्य चल रहा है। अब इस कड़ी में हमने इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी को तो पढ़ लिया, अब हम डायरेक्टली मूव करेंगे कि यूपी से संबंधित, ठीक है। तो यूपी पे हम मूव करते हैं कि इनलैंड वाटरवेज में यूपी कहाँ स्टैंड करता है, यूपी में क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, यूपी में क्या क्या अचीवमेंट हुए हैं इनलैंड वाटरवेज में, और जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके कौन कौन से प्रोजेक्ट जो यूपी में अभी चल रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी गवर्नमेंट ने भी इसी साल अभी 2025 में फरवरी में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी भी बनाई है। इसमें मोस्ट प्रोबेबल है कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि फरवरी में अभी एक रूल पास किया गया, इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट रूल, ठीक है। फरवरी 2025 में यूपी गवर्नमेंट की कैबिनेट मिनिस्ट्री ने पास किया ये रूल, और साथ में ये एक संस्था या एक अथॉरिटी बनाई गई, नाम रखा गया इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पे क्वेश्चन पूछेगा। तो अब हम सीक्वेंस वाइज बातें करते हैं। इनलैंड वाटरवेज इन उत्तर प्रदेश हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा। यहां से बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने ही हैं, चाहे इस साल पूछे या अगले साल पूछे, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक है इनलैंड वाटर वेज इन यूपी। उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवेज के क्या क्या मतलब की संभावनाएं हैं और कहां कहां तक अचीवमेंट हुआ। यूपी के पास टोटल 30 रिवर्स ऐसे हैं जो कि नेविजेबल हैं, जहां पे नौकाएं दौड़ सकती हैं, नौकाओं को चलाया जा सकता है। कितने रिवर्स हैं? 30 रिवर्स हैं, 30। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नेशनल वाटरवेज एक्ट है 2016 का, उसके अंतर्गत 111 नेशनल वाटरवेज को निर्धारित किया गया था या आइडेंटिफाई किया गया,
उन 111 में से मात्र 11 यूपी में है। ये तो यूपी में कितने नेशनल वाटरवेज आइडेंटिफाई किए गए थे या निर्धारित किए गए थे? मात्र 11, 2016 वाले एक्ट के मुताबिक। जबकि यूपी के पास टोटल नेविजेबल वाटर बॉडीज कितने हैं? 30, यानी 30। तो अब इसी को सीक्वेंस वाइज हम पढ़ते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश हैज 30 नेविजेबल वाटर बॉडीज। उत्तर प्रदेश के पास 30 जो है नेविजेबल वाटर बॉडीज हैं, जबकि नेशनल वाटरवेज के मुताबिक जो यूपी को अलॉट किए गए रिवर्स को वो 11 हैं, ठीक है। वाइल 11 नेशनल वाटरवेज और आइडेंटिफाइड या एयर मार्क्ड फ्रॉम यूपी, ठीक है। यूपी में ओनली 11 जो है नेशनल वाटरवेज को निर्धारित किया गया है। ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। अभी हाल के दिनों में हमने एक पॉइंट देखा कि 6ठे नंबर का जो रीजनल ऑफिस है, किसका? बनारस में बनाया गया है। 6 नंबर का जो रीजनल ऑफिस है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि नोएडा आधारित एक अथॉरिटी है या संस्था है, उसका 6ठे नंबर का एक ऑफिस बनाया गया, रीजनल ऑफिस। पहले हुआ करते थे 5 रीजनल ऑफिसेस, अब 6ठे नंबर का बनाया गया। कहां पे? वाराणसी में। तो इसी कड़ी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 6th नंबर रीजनल ऑफिस ऑफ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज बीन established इन वाराणसी, ठीक है। वाराणसी में एक रीजनल ऑफिस बनाया गया है और इसका काम क्या है कि 6ठे नंबर का जो रीजनल ऑफिस है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, ये बनाया गया है वाराणसी में। कहां पे बनाया गया? वाराणसी में, ताकि ये निर्धारित मतलब कि देखभाल कर सके जो भी वाराणसी या उसके सराउंडिंग में नेशनल वाटरवेज हैं, उनकी देखभाल करने के लिए, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, उनके डेवलपमेंट करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ओवरहॉल के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए ये संस्था काम करेगी या ये ऑफिस काम करेगा। दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी नेशनल वाटरवेज हैं उनको सहायता प्रोवाइड करने के लिए, उन पे ओवरलुक रखने के लिए, वॉच करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, सारे नेशनल वाटरवेज जो कि 11 है उत्तर प्रदेश के, उनकी देखभाल कौन करेगी? ये बनारस वाली रीजनल ऑफिस करेगी। किसकी रीजनल ऑफिस? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। टू लुक ओवर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस एंड इंफ्रा कंस्ट्रक्शन नॉट ओनली नेशनल वाटरवेज फर्स्ट गंगा, ठीक है, नॉट ओनली नेशनल
वाटरवेज फर्स्ट, नेशनल वाटरवेज फर्स्ट कौन सा है? रिवर गंगा पे है, इसको निर्धारित किया गया है। बट आल्सो ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा and surrounding national waterways and surrounding national waterways, जो भी आजू बाजू के नेशनल वाटरवेज हैं, यानी पूरी यूपी के जो नेशनल वाटरवेज हैं, उनके कंस्ट्रक्शन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करने के लिए ये सारा का सारा काम यही देखेगी। तो ये सारा रोल ही चल रहा है एक तरह से। फिर पूछेगा अगर रोल, तो यूपी से स्पेसिफिक अगर पूछा तो यही उठा करके लिखिएगा आप लोग, ठीक है। ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, जो यूपी में 6 ये वाटरवेज हैं, मतलब कि टोटल, तो हम इसको इस तरह से कुछ लिखते हैं, फॉलोइंग आर द अलेवन नेशनल वाटरवेज, ठीक है, दैट स्प्रेड ओवर उत्तर प्रदेश। यूपी में जो भी नेशनल वाटरवेज हैं, टोटल कितने हैं? 11 हैं। और वो 11 जो है, फॉलोइंग आर द 11 नेशनल वाटरवेज, दैट मीन्स नेशनल वाटरवेज दैट स्प्रेड ओवर यूपी, या ओवर द रिवर ऑफ यूपी, ठीक है। यूपी में जो भी रिवर हैं, उनके ऊपर जितने भी ये नेशनल वाटरवेज हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उनको डायग्राम की तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, डायग्राम से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले नंबर पे हम स्टार्ट करते हैं रिवर गंगा, ठीक है। तो रिवर गंगा का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट नंबर पे कितने हैं? 11 है। 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबर 1 पे आपका जो है, देखिए, रिवर का ही नाम लिखते हैं, ज्यादा सही रहेगा समझने के लिए। रिवर गंगा, रिवर गंगा पे जो नेशनल वाटरवेज है वो कौन सा है? नेशनल वाटरवेज फर्स्ट रिवर गंगा पे है, पहले पॉइंट। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है बेतवा पे 19 नेशनल नंबर पे है, ठीक है। बेतवा, इस पे जो नेशनल वाटरवेज है उसका नंबर है 19। नेक्स्ट पॉइंट आपका चंबल है। बेतवा के बगल में आपका क्या है? चंबल है। चंबल पे आपका 24, नेशनल वाटरवे 24 किस पे है? चंबल वाले को घोषित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका चंबल के बाद है गोमती को 42। गोमती पे क्या है? नेशनल वाटर वे नंबर 42 है गोमती पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है टॉन्स है। टॉन्स को 103 बनाया गया है। नेशनल वाटर 103 क्या है? टॉन्स है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो टॉन्स 103 हो गया। और फिर बहुत सारे हैं भाई। टॉन्स के बाद वरुणा है। वरुणा 108 है। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ठीक है। वरुणा पे जो नेशनल वाटरवे है उसका नंबर है 108। उसके बाद 80 पे जो नेशनल वाटरवेज है उसका नंबर 8 या 7 कितना है? 80 वाला 12 है। 80 वाला 12 है, ठीक है। ओनली 12 है 80 वाला। उसके बाद गंडक पे आपका 37 है। गंडक नेशनल वाटरवेज 37 है। फिर आपका गंडक के बाद जो है घाघरा है।
घाघरा पे नेशनल वाटरवेज आपका 40 है। फिर आपका कर्मनासा पे 54 है। क्या है? कर्मनासा। नेशनल वाटरवेज 54 है कर्मनासा पे आपका। कर्मनासा के बाद आपका जो है यमुना है। यमुना पे 110 है। ठीक है, तो ये 9 के बाद ये हो गया आपका 10 और 10 के बाद ये 11। इतने नेशनल वाटरवेज यूपी के पास हैं। ठीक है, इसमें देखिए आप, ये जो आपका गंडक है ये ज्वाइंट है, यानी बिहार और यूपी दोनों में पड़ेगा। कहां पे? बिहार एंड यूपी। घाघरा ये भी यूपी एंड बिहार। ठीक है, तो उसके अलावा जो है आपका कर्मनासा, ये भी आपका बिहार एंड यूपी है। यमुना, यमुना आपका जो है ये यूपी और ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इन सब जगहों पे आपका यमुना ये कई मतलब कि स्टेट को कैचअप करता है। ठीक है, तो बेतवा जो है ओनली आपका यूपी पे है। बेतवा वाला आपका जो है क्या है? ओनली यूपी पे। ये गंगा ये कई रिवर पे फैला हुआ है, कई स्टेट में, तो इसको हम कह सकते हैं यूपी। गंगा वाले पे यूपी, बिहार के बाद आपका झारखंड के बाद आपका वेस्ट बंगाल, ये गंगा वाला है। बेतवा वाला मात्र यूपी पे है, एमपी में नहीं है। आपका चंबल भी मात्र आपका खाली यूपी में ही है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट में मैंने सारे चेक किए। गोमती का जो है आपका ये भी मात्र यूपी ही है। ठीक है, उसके अलावा टोंस ये भी मात्र यूपी का ही है, यूपी ही है। वरुणा एंड अस्सी ये सारे के सारे यूपी में ही है। ओनली यूपी, वरुणा एंड अस्सी। उसके अलावा गंडक ये पार्शली जो है बिहार एंड यूपी। घाघरा बिहार एंड यूपी, कर्नासा बिहार एंड यूपी, यमुना दिल्ली हरियाणा यूपी। यमुना जो है ये वाला दिल्ली है, हरियाणा है प्लस यूपी है। ठीक है, ये नेशनल वाटरवेज जो भी है कितने स्टेट में फैले हैं। देखिए, कोई रिवर अगर किसी स्टेट से गुजरती है तो इसका ये नहीं मतलब कि नेशनल वाटरवेज वहां पे डिसाइडेड है या डिमार्केटेड है। जैसे मान के चलिए गंगा निकलती से उत्तराखंड से, बट उत्तराखंड में इसको नेशनल वाटरवेज का कैटर नहीं दिया गया। इसको इलाहाबाद से लेकर के यहाँ तक, क्या कहते हैं, हल्दिया तक, वेस्ट बंगाल तक। ऐसे ही मान के चलिए ब्रह्मपुत्रा है, तो ब्रह्मपुत्रा उधर से भी आती है अरुणाचल प्रदेश से, लेकिन उस एरिया वाले को नेशनल वाटरवे घोषित नहीं किया गया है। यह आपका सादिया से, जो कि आसाम में पड़ता है, डुगरी भी आसाम में पड़ता है, ओनली आसाम में है। तो इस पॉइंट्स को मैंने सोचा एक्सप्लेन कर दें आपके सामने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स है। ठीक है, और हम इसको सोचते हैं नंबर 1 हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में टोटल 11 यानी 11 नेशनल वाटरवेज हैं। पूरे इंडिया में 111 नेशनल वाटरवेज 2016 एक्ट के तहत आइडेंटिफाई किए गए थे। उनमें से यूपी में मात्र 11 यानी 11 नेशनल वाटरवेज हैं। कुछ वाटरवेज यूपी के रिवर्स पे ओनली यूपी में ही है। कुछ वाटरवेज ऐसे हैं जो 2 स्टेट पे पड़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वो 11 वाटरवेज कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे रिवर गंगा, ये आपके यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इसका नाम दिया गया था नेशनल वाटरवेज फर्स्ट 1। बेतवा, इसको नेशनल वाटरवेज 19 यानी 19, ये यूपी में ओनली पड़ता है। उसके अलावा चंबल को नेशनल वाटरवेज 24, ये आपका यूपी में पड़ता है, जबकि आती है राजस्थान से, एमपी से, उस वाले एरिया को नेशनल वाटरवेज का दर्जा नहीं दिया गया। गोमती नेशनल वाटरवेज आपका 42 है। उसके अलावा टोंस जो है ये नेशनल वाटरवेज 103 है। टोंस को तमसा रिवर भी कहते हैं, यूपी वाला पार्ट ही ओनली। उसके अलावा जबकि टोंस आती है नीचे से यानी एमपी वाले साइड से।
वरुणा को 108 जो है यूपी, ओनली यूपी में वरुणा। देखिए वाराणसी, वाराणसी दो रिवर के संगम पे भी बसा हुआ है। जैसे वाराणसी से हम जानते हैं कि गंगा गुजरती है, गंगा के संगम पे वाराणसी बसा हुआ है, ऐसे ही मतलब गंगा के किनारे जैसे वाराणसी बसा हुआ हम जानते हैं अभी तक, ऐसे ही वाराणसी दो रिवर गंगा में आकर के, जहां पे वाराणसी है दो रिवर गंगा में आकर के मिलती हैं। एक का नाम वरुणा है, दूसरे का नाम अस्सी है, और इसी वरुणा और अस्सी रिवर को मिला करके वाराणसी नाम दिया गया। तो वाराणसी जो नॉमेनक्लेचर है ये टू रिवर्स के नाम पे है, एक का नाम वरुणा है, दूसरे का नाम अस्सी है, और ये दोनों रिवर आकर करके गंगा रिवर में वाराणसी के पास ही और वाराणसी में ही मिलती हैं। यह अलग बात है कि इस टाइम वरुणा और अस्सी रिवर वाराणसी सिटी की जो गार्बेज हैं, जो म्युनिसिपल जो है इफ्लुएंट मटेरियल हैं, उसको ढुलाई का काम करते हैं या उसमें वो फ्लो करता है, बट एक्चुअल में वो रिवर है। सारा पॉल्यूशन जो है सिटी का उसी से फ्लो होता है या उसी में बहता रहता है, बट वो एक्चुअल में रिवर है। 80 का नाम दिया गया है नेशनल वाटरवेज 12, ओनली यूपी में। गंडक, गंडक ये आपका बिहार और यूपी दोनों में पड़ेगा। इसका रैंक है नेशनल वाटरवेज 37। आपका घाघरा, घाघरा जो है ये वाटरवेज किस पे है, नेशनल वाटरवेज 40, ये भी जो है बिहार और यूपी दोनों में है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए कर्मनाशा। कर्मनाशा से तात्पर्य क्या है कि तुम्हारा कर्म नाश हो जाए, यानी कि किसी को कोसना होता है, किसी को बुरा भला कहना होता है, तो उसको कहते हैं कर्मनाशा। तो इस रिवर की कुछ ऐसी क्वालिटी है कि जो भी इसमें नहाता है, या कुछ है ऐसा मान्यता लोगों की कि लोगों का कर्म नाश हो जाता है। तो कर्मनाशा ये नेशनल वाटरवेज 54 पे बसा हुआ है, ये भी यूपी और बिहार दोनों का जॉइंट वेंचर है। उसके अलावा यमुना, यमुना जो है आपका दिल्ली, ठीक है, यमुना कहां पे है, दिल्ली हरियाणा यूपी, 110 इसका संख्या है, यानी नेशनल वाटरवेज कितना नंबर है, ये नेशनल वाटरवेज 110 है यमुना वाले का, और ये दिल्ली हरियाणा यूपी, ठीक है, इन तीनों एरियाज में ये नेशनल वाटरवेज है 110। ठीक, अब हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे इन सारी रिवर्स को, ठीक है। देखिए डायग्राम के थ्रू हम ये कोशिश करेंगे सारे रिवर जो भी यूपी में फ्लो करते हैं और उनको नेशनल वाटरवेज का रैंक दिया गया है। तो हमारा टॉपिक हो जाएगा 11 नेशनल वाटरवेज इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वो 11 वाटरवेज कौन है, नेशनल वाटरवेज। देखिए पहले नंबर पे हम जो है गंगा को ऐसे एक फ्रेम में बनाते हैं, मान के चलिए कि आपकी रिवर गंगा यहां से निकलती है, अब कुछ इस तरह से आकर के ये बे ऑफ बंगाल में फ्लो हो जाती है। सेकंड नंबर पे हम यहां पे कहीं से कहीं से हमारे मान लीजिए कि यमुना रिवर आती है, ठीक है, सपोज दैट ये यमुना रिवर है, इसको हम नाम दे देते हैं यमुना। यह आपकी गंगा रिवर है। देखिए ये दोनों जो आकर के मिलती हैं उस जगह का नाम प्रयाग है, यानी कि संगम, रिवर की मिलने की जगह को संगम कहते हैं, ठीक है। पहले नंबर में आप चंबल को ड्रॉ करेंगे, चंबल थोड़ा इस साइड से आएगी, इधर से आएगी, बट ऐसे हम डायग्राम बना देते हैं, ये चंबल हो गई हमारी चंबल। चंबल के बाद नेक्स्ट हमारी जो है बेतवा रिवर है, ये क्या है, यमुना में आकर के चंबल मिल रही है। बेतवा में धसान वसानी करके एक ट्रिब्यूटरी है बेतवा की, ये बेतवा बैत्रवती करके जो है संस्कृत वर्ड है, और जो लेटर वैदिक पीरियड में जो भी लिटरेचर उसमें बैत्रवती करके ना
मिलेगा इसका। तो ये बेतवा रिवर है, ये भी क्या आपकी नेशनल वाटरवेज में इसको कैटर दिया गया है। उसके बाद फिर हमारा जो है टोंस रिवर को दिया गया है, यहां पे कहीं पे टोंस रिवर यानी तमसा, ठीक है, ये टोंस रिवर है। उसके बाद इधर से कहीं से आपकी गोमती आएगी, ये गोमती है। फिर इधर नीचे से आपकी जो है कर्मनासा आएगी, ये कर्मनासा रिवर है। देखिए परियाल में दोनों मिल जाती हैं, उसके बाद टोंस आकर के उसको ज्वाइन करती है। जैसे नीचे से टोंस ज्वाइन करेगी वैसे बाद गोमती आएगी जो कि जौनपुर गाजीपुर में कहीं पे आकर के गंगा से मिलेगी। उसके बाद कर्मनासा आ जाएगी नीचे से, जो कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, बिहार से होते हुए गाजीपुर में एंट्री करती है। और यहाँ पे जो चौसा बक्सर वाला जो बेल्ट है वहां पे आकर के गंगा को मिल जाती है, इसका नाम है कर्मनासा। कर्मनासा से जैसे आगे चलेंगे तुरंत हमें को मिल जाएगी आपकी घाघरा। क्या मिलेगी? ये रिवर हमारी घाघरा है। देखिए टोटल इतनी ही रिवर जो कि यूपी में आपकी है। एक रिवर आपकी और है गंडक करके, गंडक को भी मैं ड्रॉ कर देता हूं। मान लेते हैं ये गंडक है। क्या है ये? गंडक। देखिए गंडक ये रिवर आ रही है, गंगा में आकर के मिल रही है। और गंगा रिवर को थोड़ा सा आपको और ज्यादा आगे ला करके इस तरह से कहीं पे ये अगर डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए ये सारी की सारी रिवर्स हो गई यूपी की, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 7 8 9, कोई छूट गई। देखिए 2 छूट गई। इसका मतलब कि ये जो गोमती है और ये टोंस है, यहां कहीं पे बीच में वाराणसी है। वाराणसी के पास जो है वरुणा और अस्सी। क्या है? वाराणसी। वाराणसी, यहां पे 2 रिवर हैं, वरुणा एंड अस्सी। ये दोनों रिवर आकर के वाराणसी में, उसी के नाम पे ये नोमेनक्लेचर बना है, यानी वरुणा प्लस अस्सी वाराणसी, ठीक है। तो ये यहां पे वाराणसी में कहीं पे वरुणा और अस्सी आकर के मिल जाती हैं। इतने रिवर ऐसे हैं जो कि यूपी में नेशनल वाटरवेज हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11, ये 11 रिवर्स ऐसे हैं जो कि यूपी में नेशनल वाटरवेज हैं। अब देखिए यमुना जो है आपका ये 110 नंबर है। गंगा वाले को जो रैंक दिया गया था, पहला रैंक था। चंबल वाले का जो है 24 नेशनल वाटरवेज है। बेतवा आपका 19 है। टोंस 103 है, 103 है। कर्मनासा आपका 54 है, 54 है। उसके अलावा जो गोमती है ये 42 इसका रैंक है। उसके अलावा घाघरा है, इसका 40 है। और ये आपका गंडक है, 37 है। इतनी रिवर्स ऐसी हैं जो कि यूपी में कहीं ना कहीं इसको वो दिया गया है नेशनल वाटरवेज का दर्जा, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक कि देखिए वाटरवेज या इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स उठाए। वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाए। तो अब सेंटर का कौन सा प्रोजेक्ट यूपी में चल रहा है, पहले ये देखेंगे। उसके बाद यूपी का कौन सा प्रोजेक्ट इनलैंड वाटरवे से संबंधित यूपी में चल रहा है, ठीक है। तो जितने भी हमें पॉइंट्स मिले इससे संबंधित हम इसके बारे में बातें करेंगे। बस 1 मिनट के लिए इंटरवल, हम थोड़ा सा पानी पी लें। जी हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है।
देखिए, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इन यूपी है ना। हमारा टॉपिक क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इन यूपी। अब किससे रिलेटेड इन यूपी? इनलैंड वाटरवे से संबंधित प्रोजेक्ट, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवे से संबंधित सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से प्रोजेक्ट यूपी में चल रहे हैं। तो पहले नंबर पे हम उन प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद वो प्रोजेक्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है दूसरे नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर पे हम बातें करेंगे ये कंप्लीटेड प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट्स दोज आर कंप्लीटेड, है ना। कंप्लीटेड, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रोजेक्ट जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। तो नंबर 1 पे हमारा जो है मल्टी मॉडल टर्मिनल बन रहा है बनारस में। यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है बनारस में बन रहा है। पहले नंबर पे पॉइंट हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ मल्टी मॉडल टर्मिनल्स इन वाराणसी। पहला पॉइंट दिया हो गया साहब। और 11 जेट्टीज इंस्टॉल किए जा रहे हैं, मतलब कि कुछ सिटीज में, ठीक है। एंड 11 कम्युनिटी जेट्टीज। कम्युनिटी जेट्टीज अक्रॉस वाराणसी चंदौली, अक्रॉस वाराणसी चंदौली गाजीपुर एंड बलिया। 11 जो है कम्युनिटी जेट्टीज जो है इंस्टॉल किए गए हैं। कहां पे? वाराणसी में, चंदौली में, गाजीपुर में और बलिया में। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? समुदाय। और जेट्टीज का मतलब कि फेर्रीज, यानी वो नौकाएं जिस पे लोग बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाएं और वो इंजन से चलती हो, इंजन द्वारा जो है प्रोपेल्ड हो, ठीक है। जिसमें कि मान के चलिए या तो डीजल इंजन होता है या इलेक्ट्रिक इंजन भी आने लगा है। तो बहुत सारे जेट्टीज ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिक इंजन वाला, ठीक है, वो भी लॉन्च किए गए हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये सारी सुविधाएं उन जेट्टीज में होती है। जेट्टीज का मतलब एक स्पेशल प्रकार की कोई नौका, ऐसी नाव जो कि थोड़ा सी लंबी होती है, उस पर शेड वुड छाया रहता है, 20 25 30 लोग बैठ सके आराम से, है ना। तो उसी को जेट्टीज कहते हैं, बस ऐसा कुछ नहीं है ये। तो ऐसी नाव को चलाया गया है अभी हाल के दिनों में। कहाँ पे? वाराणसी में, चंदौली में, गाजीपुर में और बलिया में। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 2 जेट्टीज अयोध्या में चलाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एडिशनली 2 jetties in अयोध्या और अयोध्या में नेशनल वाटरवेज कौन सा है? नेशनल वाटरवेज 40, जिसको हम घाघरा कहते हैं। तो घाघरा जो कि नेशनल वाटरवेज 40 है, उस पे 2 जेट्टी इंस्टॉल किए गए या उस पे चलाए गए, डेवलप किए गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट इसी में 2 इलेक्ट्रिक कैटामारन डिप्लॉयड वाराणसी एंड अयोध्या। 2 इलेक्ट्रिक कैटामारन डिप्लॉयड, ठीक है, वाराणसी एंड अयोध्या, एट वाराणसी एंड अयोध्या। देखिए, वाराणसी और अयोध्या में 2 कैटामारन एक तरह से चलाए गए हैं। कैटामारन से संबंध क्या है कि ऐसी नौकाएं, ऐसी जेट्टीज जो कि
दो इंजन वाली होती हैं, यानी उसमें डीजल इंजन भी लगा रहता है। अगर डीजल खत्म हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी से भी चल जाएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी वाली भी इंजन की उसमें क्वालिटी होती है, और प्रोपेल्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज द डीजल इंजन। ठीक है, तो इसको कहते हैं कैटामारन। ऐसा कुछ है नहीं, बस यही नाम है, देखने में सुनने में अच्छा लग रहा है। वन हाइड्रोफ्यूल सेल वेजल इन वाराणसी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका चौथे नंबर का, वन हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेजल इन वाराणसी। वाराणसी में एक हाइड्रोजन के द्वारा चलाई जाने वाली नौका वहां लॉन्च की गई या इंट्रोड्यूस की गई थी या स्टार्ट की गई है। ठीक है, ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं उसके बारे में हमने बातें कर ली। अब प्रोजेक्ट ऑन गोइंग इन यूपी। ठीक है, प्रोजेक्ट क्या है, ऑन गोइंग इन यूपी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग इन यूपी। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अब उसको देखते हैं। नंबर एक पे फेयरवे डेवलपमेंट, नंबर एक हमारा पॉइंट है इसी में, फेयरवे डेवलपमेंट मझौआ गाजीपुर, है ना। कहां से बन रहा है ये, मझौआ, मझौआ, मझौआ से गाजीपुर, गाजीपुर एंड गाजीपुर टू वाराणसी। ये मझौआ से गाजीपुर जाएगा और गाजीपुर से फिर वाराणसी चला जाएगा। एक फेयरवे बनाया जा रहा है। अब फेयरवे कौन सी बला है, मान लेते हैं कि कोई रिवर है और उस रिवर का जो कोर्स होता है, देखिए मान लेते हैं कि ये रिवर है ना, ये रिवर है। रिवर का जो कोर्स होता है, यानी ये बीच वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। रिवर में परमानेंट वाटर जो है कुछ एरिया में ही बहता है, और वाटर का जो डेप्थ है वो कुछ पार्टिकुलर बीचों बीच में ही हुआ करता है, और वहीं पे ही पार्टिकुलर उस हिस्से पे ही इस तरह की नौकाएं चल पाएंगी, क्योंकि उनका जो कोन होता है नीचे की तरफ वो बहुत ज्यादा, एक तरह से कम 5 फीट 10 फीट का होता है इटसेल्फ। तो इसी वजह से इस वाले बीच वाले हिस्से को, जहां पे रिवर फ्लो करती है, उसको हम क्या कहते हैं, फेयरवेज। इस वाले हिस्से को जहां पानी परमानेंट रहता है और स्पेसिफिक डेप्थ जो रिक्वायर्ड होती है नेवी को या शिप को चलने के लिए या नाव को चलने के लिए, उस वाले जोन को या हिस्से को क्या कहते हैं, फेयरवे। इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं, फेयरवे। सपोज दैट, मान के चलिए रिवर का जो बेड है कुछ इस तरह से है, ठीक है। देखिए, परमानेंट पानी कहां रहेगा रिवर का, इसी हिस्से में पानी रहेगा। जब बारिश होगी, जब फ्लड आएगा, तो पूरा का पूरा पानी का लेवल यहां से यहां तक आ जाता है ना। फ्लड वाले दिनों में, नॉर्मल दिनों में पानी तो इसी तक खाली रहेगा, यहीं तक रहेगा, इसी वाले हिस्से में, रिवर में। तो इस वाले हिस्से को, जहां पे पार्टिकुलर डेप्थ में पानी अवेलेबल होता है, उस वाले हिस्से को या जोन को कहते हैं फेयरवेज। ठीक, तो यहां पे कहानी क्या है, फेयरवेज डेवलपमेंट, मझौआ टू गाजीपुर, मतलब इसी गंगा पे ही गाजीपुर भी है और वाराणसी भी है। तो कुछ पार्टिकुलर डिस्टेंस पे ड्रेजिंग करके, ड्रेजिंग का मतलब वहां के मलबा को निकाल के एक पार्टिकुलर डेप्थ क्रिएट किया जाए, ताकि इस तरह की जेट्टीज, इस तरह की नौकाएं आसानी से, उसमें पानी कम भी हो तब भी उसमें इतना डेप्थ रहेगा कि पानी अवेलेबल हो, उस तरह से डेप्थ क्रिएट किया जाता है। तो उसी को कहेंगे कि फेयरवे डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया आपका, डेवलपमेंट ऑफ 4 स्टील कम्युनिटी जेट्टीज इन बलिया एंड गाजीपुर। फॉर स्टील कम्युनिटी जेट्टीज
इन बलिया एंड गाजीपुर। ठीक है, बलिया और गाजीपुर की दूरी को तय करने के लिए कुछ स्पेशल जेट्टीज चलाई जाएंगी। वो कितने हैं टोटल? 4 जेट्टीज जो है कम्युनिटी जेट्टीज टाइप चलाई जाएंगी। उसके अलावा जो है आपका 8 जेट्टीज मथुरा में, यमुना में चलाई जाएंगी। ठीक है, 8 जेट्टीज इन मथुरा, कहां पे? यमुना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 4 नंबर का क्या है? अयोध्या एंड मथुरा प्रोजेक्ट है कुछ। अयोध्या एंड मथुरा प्रोजेक्ट। देखिए, अयोध्या में नेशनल वाटरवेज नंबर कितना है? 40 है, 40 है ना। तो अयोध्या ले लेते हैं। अयोध्या में जो नेशनल वाटरवेज है वो क्या है? 40 है। कहां पे है? घाघरा पे है। ये रिवर घाघरा अयोध्या में है। ठीक है, और यहां पे एक तो हम कह सकते हैं इसको ड्रेजिंग किया जा रहा है गुप्तार घाट से लेकर के एंड नया घाट। ठीक है, तो ड्रेजिंग फ्रॉम गुप्तार घाट टू नया घाट। गुप्तार घाट से लेकर के नया घाट तक ड्रेजिंग किया जा रहा है। कहां पे? घाघरा नदी पे। ड्रेजिंग से तात्पर्य क्या है कि जो इस तरह की कंडीशन नहीं है, इस पार्टिकुलर एरियाज को, जो ये फेयरवे है, इसको इतना डेप्थ में कर दिया जाए ताकि पानी की जो डेप्थ है वो घटने ना पाए, तो उसको ड्रेजिंग कहते हैं। ड्रेजिंग का मतलब कि डीपनिंग द रिवर कोर्स। ड्रेजिंग का मतलब डीपनिंग द रिवर कोर्स टू ईज द नेविगेशन। ड्रेजिंग का मतलब कि रिवर का जो कोर्स है उसको आप इतना गड्ढा खन दें वहां पे ताकि उसका जो डेप्थ है वो मेंटेन रहे और नेविगेशन करने में कोई समस्या ना आने पाए। दैट इज कॉल्ड द ड्रेजिंग। ठीक है, तो ड्रेजिंग फ्रॉम गुप्तार घाट टू नया घाट। ऐसे ही सेम जो है आपका मथुरा पे सेम प्रक्रिया यहां भी चलाई जा रही है। मथुरा जो है आपका यमुना रिवर कितने पे थी? 110 पे थी। यमुना आपका नेशनल वाटरवेज 10 पे है। तो यहां पे नेशनल वाटरवेज 110 है यमुना रिवर पे। कौन सी नदी है ये? यमुना। यमुना नदी आपकी मथुरा में है और नेशनल वाटरवेज नंबर 110 है। यहां पे जो है जुगल किशोर घाट से गोकुल बैराज तक चलाई, ये मतलब कि ड्रेजिंग हो रहा है, यानी खुदाई हो रही है। उस तरह से कोर्स, रिवर कोर्स को बनाया जा रहा है ताकि नौकाएं दौड़ सकें। ठीक है, ड्रेजिंग फ्रॉम जुगल किशोर घाट जुगल किशोर घाट से लेकर के आपका यहां तक गोकुल बैराज। ठीक है, तो ये यमुना पे काम हो रहा है। उसके अलावा देखिए और भी इसमें कारनामे इसके चल रहे हैं। बहुत सारे काम है अंडर जो कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका इसी कड़ी में जो है ये हो जाएगा आपका डेवलपमेंट ऑफ द रिवर क्रूज टर्मिनल एंड वाराणसी। कितना पॉइंट हो गया आपका? 4 नंबर। 5वां नंबर जो है डेवलपमेंट ऑफ रिवर क्रूज टर्मिनल, रिवर क्रूज टर्मिनल एट वाराणसी। वाराणसी में एक जो है रिवर क्रूज टर्मिनल बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखिए डेवलपमेंट ऑफ रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट वाराणसी। डेवलपमेंट ऑफ रीजनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एट वाराणसी। वाराणसी पे एक रिपेयरिंग सेंटर भी बन रहा कुछ,
ठीक है। शिप रिपेयरिंग की फैसिलिटी भी वाराणसी में बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है 6-7 नहीं 5-6-7 7वें नंबर का जो पॉइंट है वो ये है कि देखिए यहां पे चंदौली में लॉजिस्टिक हब बन रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 75 एकड़ जमीन जो है चंदौली में अक्वायर की है ताकि वहां पे लॉजिस्टिक हब बनाया जाए। चंदौली में जो लॉजिस्टिक हब है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है उसका नाम रखा गया है फ्राइट विलेज इसका नाम रखा गया है। और वो वाराणसी के जो मल्टी मॉडल टर्मिनल है उसी के सपोर्टिंग एलिमेंट्स के तौर पे काम करेगा, ठीक है। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज acquired 75 acre lands in Chandauli district, इन चंदौली मतलब डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए लॉजिस्टिक हब। लॉजिस्टिक हब से तात्पर्य क्या है, इसका नाम दिया गया है फ्राइट विलेज। क्या है? फ्राइट विलेज। लॉजिस्टिक हब या फ्राइट विलेज इसका नाम दिया गया है, जो ये 75 बीघा जमीन अक्वायर किया गया है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के द्वारा और इसका नाम रखा गया फ्राइट विलेज। इस फ्राइट विलेज एक तरह से ये जो वाराणसी का जो मल्टी मॉडल टर्मिनल है उसी के पास पड़ेगा और उसके सपोर्टिंग एलिमेंट के तौर पे ये काम करेगा, क्योंकि ये भी खुद लॉजिस्टिक हब ही है एक तरह से, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि इस तरह के विलेज डेवलप होने से क्या होगा फायदा। एक तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, उसके अलावा जो एमएसएमई है उसको बूस्टर मिलेगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। एग्रीकल्चर की जो गुड्स हैं उनके स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए सुविधाएं हो जाएंगी, ठीक है। एग्री प्रोड्यूस स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन वो सुविधाएं हो जाएंगी। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फॉर एग्री प्रोड्यूस या एग्री प्रोडक्ट्स, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फॉर एग्री प्रोड्यूस या एग्री प्रोडक्ट, ये सारी की सारी सुविधाएं इस वाले जो है हब से हो जाएंगी। अब हमारा अगला सवाल क्या है, ये सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट थे जो यूपी में चल रहे थे। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, क्या स्टेप उठाए हैं इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करने के लिए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। तो हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करने के लिए, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। अब यूपी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इन यूपी, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो कि इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करने के लिए उठाए जा रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा यूपी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। अब सारा यूपी का चलेगा, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश रिलेटेड विथ इनलैंड वाटरवेज, ठीक है। वाटरवेज को प्रमोट करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोजेक्ट उठाए हैं। देखिए पहले नंबर में क्या है कि अभी हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मुझे लगता है फरवरी 2025 में, अभी हाल में इसी साल 2025 में यूपी कैबिनेट मिनिस्ट्री ने 2025 फरवरी में एक अथॉरिटी बनाई। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, सेम उसी पैटर्न पे, उसी के रिप्लिका, उसी के क्लोन मानते हुए उसी का क्लोन बनाया और उसका नाम रखा इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। पहला पॉइंट, ठीक है।
दूसरा पॉइंट क्या है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश के अलावा एक रूल भी गवर्नमेंट लाई, यूपी वाटरवेज अथॉरिटी रूल्स 2025। ठीक है, ये दो काम कैबिनेट ने अभी इसी साल पास किया। अब इसी से संबंधित इन दोनों पॉइंट्स को हम सिस्टमैटिक वे में डिस्कस कर लेते हैं और लिख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसी में। देखिए, यूपी गवर्नमेंट या यूपी कैबिनेट अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। फॉर्मेशन ऑफ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ यूपी। यूपी की जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी है उसको अभी हाल के दिनों में यूपी सरकार ने उसको पास किया। ठीक है, अच्छा, ताकि टू प्रमोट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश। ये कब पास किया है, ये अप्रूवल कब मिला, ये फरवरी 2025 की बात है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एक पॉइंट तो ये हो गया, अभी हाल के दिनों में यूपी कैबिनेट इनेक्टेड एक रूल बनाया, इनलैंड वाटर डेवलपमेंट रूल, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी रूल। हाँ, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी रूल 2025 किसने पास किया, यूपी कैबिनेट ने यह रूल बनाया। ठीक है, टू इंश्योर अथॉरिटीज ऑपरेशन। ठीक है, अथॉरिटीज ऑपरेशन, उसके ऑपरेशन को अच्छा बनाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए उसको बढ़िया से चलाने के लिए ये बनाया गया है। रूल का जो तात्पर्य है, रूल एम्स टू मेक कन्वीनियंस इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, टू मेक कन्वीनियंस, इसका क्या है, रूल एम्स टू इनहेंस कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन and convenience of transportation and make convenience वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन यूपी। ये तो रूल का काम हो गया। अब ये जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश है, इसका क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमारा अगला जो टॉपिक हो जाएगा, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ यूपी। इसको इस तरह से कुछ लिखा जाएगा, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ यूपी। इसकी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड 4-5 पॉइंट, और इसका स्ट्रक्चर यानी कंपोजिशन क्या है, कैसे बनाया गया अथॉरिटी, कैसे वो करेगी। ठीक है, तो हम पहले नंबर पे उस सिस्टमैटिक उसमें लिख लेते हैं। देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो यूपी में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ावा देना, नंबर 1। जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ऑप्शंस हैं, उसके दरवाज़ों को खोलना। ठीक, तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट से संबंधित जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सारे के सारे पोटेंशियल्स को डिस्कवर करना, एक्सप्लोर करना, ये सारा इसका काम है। ठीक, तो हम कह सकते हैं इसको, इस पॉइंट को, कि ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा जाएगा,
to harness the potential associated with inland water transport inside the Uttar Pradesh. To harness the water transport potential, water transport potential, ठीक है, इनसाइड द उत्तर प्रदेश या यूपी कह सकते हैं हम इसको, एंड एक्सप्लोर द बेटर ऑप्शन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये भी एक पॉइंट हो जाएगा, एंड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज to promote water transport in यूपी। कहने का मतलब कि यूपी में जो भी वाटर ट्रांसपोर्ट से संबंधित सुविधाएं हैं उनको एक तरह से हार्वेस्ट करना या उसको हार्नेस करना, उसको हल करना या उससे फायदा उठाना। तो जितने भी पोटेंशियल हैं उस पोटेंशियल को यूटिलाइज किया जाए और उससे फायदा ही उठाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कमियां हैं उन सारी कमियों को दूर किया जाएगा, ठीक है। तो पहले नंबर पे क्या हो गया कि इनलैंड वाटरवेज को प्रमोट करना, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कमी है उसको डेवलप किया जाए, उसको मेंटेन किया जाए, उसको रेगुलेट किया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम इसी में कह सकते हैं टू डेवलप एंड advance the inland water ways related ट्रांसपोर्ट इंफ्रा। अब इससे रिलेटेड जो भी वाटर ट्रांसपोर्ट को आप अगर डेवलप करेंगे, एडवांस करेंगे, तो हम मान सकते हैं कि जैसे टू डेवलप फेयरवेज, ठीक है, नंबर एक पे ये हो जाएगा कि फेयरवेज के। उसके अलावा जो है स्थापना करना आपका पोर्ट्स वगैरह की, ठीक है, टू सेटअप पोर्ट्स फैसिलिटीज एंड लाइटनिंग एटसेट्रा, ठीक है, टू इंस्टॉल jetties and ease the navigation inside the यूपी। अब देखिए, एक संस्था बनाई जाती है तो उसके ये तो सारे काम होते हैं। उसके अलावा उस संस्था का एक काम ये भी होता है कि वो संस्था जो है जैसे रूल होता है, पॉलिसीज वगैरह भी बनाती रहती है, ठीक है, ताकि इस चीज को प्रमोट करने के लिए, रेगुलेशन बनाने के लिए गाइडलाइन तैयार किया जाता है उस संस्था के द्वारा। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो तीसरा पॉइंट हम कर सकते हैं टू फॉर्मुलेट द policies and rules for the promotion of inland transport, inland waterways या वाटर ट्रांसपोर्ट कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक। इसके लिए एंड प्रिपेयर द गाइडलाइन एंड एग्जीक्यूट द गाइडलाइंस वगैरह, ठीक है, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें इसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम कि इसी में मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि टूरिज्म के रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता है। तो एक पॉइंट इसको भी लिख लेते हैं, टू इंक्रीज द कनेक्टिविटी between
major cities, because most of the cities in UP, most of the big cities in UP are located at river bank. उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसको तो किया ही जाएगा कनेक्टिविटी के, ठीक है। मोर ओवर टू प्रमोट टूरिज्म थरो एडवांस्ड वर्जन ऑफ नेविगेशन, एडवांस्ड वर्जन ऑफ नेविगेशन, ठीक है। नेविगेशन के द्वारा जो है यहाँ पे टूरिज्म वगैरह को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अब एक पॉइंट हमारा बच जा रहा है, वो है आपका कंपोजिशन। ये जो संस्था बनाई गई उसका कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके बारे में भी जान लें। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा इसी से संबंधित, कंपोजिशन या स्ट्रक्चर ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। इनलैंड वाटर वेस्ट अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश का कंपोजिशन क्या है। देखिए, कंपोजिशन या स्ट्रक्चर मतलब कि जो कैसे संस्था काम करेगी। स्ट्रक्चर ऑफ इनलैंड वाटर वेज अथॉरिटी ऑफ यूपी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट ये है कि बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है तो इसलिए जानना ज़रूरी है, ठीक है। नंबर 1 पे क्या है कि इसका एक चेयरपर्सन होगा और वो अथॉरिटी का हेड होगा, ठीक है। तो कोई ना कोई बंदा जो है अथॉरिटी विल बी हेडेड बाय ए मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट इसको या तो हेड करेंगे या कोई एक्सपर्ट होगा, ठीक है। और एन एक्सपर्ट फ्रॉम नेविगेशन, एक्सपर्ट इन वाटरवेज, शिपिंग, नेविगेशन, पोर्ट एंड मैरीटाइम अफेयर, एक्सपर्ट इन वाटरवेज, नेविगेशन एंड मैरीटाइम अफेयर, ठीक है। बस सारी बातें होंगी, शिपिंग वगैरह भी ले सकते हैं। मैरीटाइम अफेयर्स, इसको अपॉइंट करेंगे सीएम साहब, ठीक है, नॉमिनेटेड बाय द सीएम, नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर। एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर में एक इसमें वाइस चेयरमैन भी होंगे। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरे नंबर पे इसका दूसरा पॉइंट है ए वाइस चेयरपर्सन, हाँ वाइस चेयरपर्सन या चेयरमैन, वाइस चेयरमैन विल बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तीसरे नंबर में इसमें क्या होगा कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं वो सारे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होंगे बहुत सारे, ठीक है। तीसरे नंबर का जो पॉइंट है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। अब देखिए जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरीज या तो फिर जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी
सेक्रेटरीज फ्रॉम, अब डिपार्टमेंट देखिए कौन कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस के अलावा पब्लिक वर्क, पब्लिक वर्क के बाद जो है टूरिज्म एंड कल्चर, टूरिज्म एंड कल्चर के अलावा जो है आपका इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेस, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज के अलावा फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, विल बी अपॉइंटेड एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन कौन से इसके रहेंगे, मतलब कि कुछ पार्टिकुलर डिपार्टमेंट यूपी गवर्नमेंट के ऐसे हैं कि उस डिपार्टमेंट का जो भी एडिशनल सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोई भी बंदा उस डिपार्टमेंट का है तो वो ऑटोमेटिक इस अथॉरिटी का मेंबर बन जाएगा, उसको कहते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। ठीक है, जैसे देखिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी किस डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई बंदा जो एडिशनल सेक्रेटरी है वो ऑटोमेटिक इसका मेंबर बन जाएगा। उसके अलावा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का जो बंदा है वो ऑटोमेटिक इसका मेंबर बनेगा। टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार का जो टूरिज्म और कल्चर डिपार्टमेंट है वो भी मेंबर बन जाएगा। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का जो बंदा वो मेंबर बनेगा। फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का जो बंदा एडिशनल सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट का वो ऑटोमेटिक इसका मेंबर बन जाएगा। उसके अलावा ए रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ आईओई आल्सो बी मेंबर। फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है, ए रिप्रेजेंटेटिव nominated by chairman of inland waterways authority of India। ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जो इनलैंड वाटरवेज है, यहां मैं सेंट्रल लिख देता हूं, ठीक है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी चेयरमैन है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी, उसका चेयरमैन, उसके द्वारा एक मेंबर को रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है, तो विल आल्सो बी इट्स मेंबर, विल आल्सो बी इट्स मेंबर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है यूपी का, मतलब कि चौथे के बाद पांचवें नंबर का, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफ यूपी, ठीक है, विल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दिस अथॉरिटी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अथॉरिटी। देखिए ये जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, इसके अंतर्गत जो है नंबर 1 पे हम बातें करते हैं। देखिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो कि अभी कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है या मंजूरी दी है, पास किया फरवरी 2025 में। उसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे, तो उसमें नंबर 1 में अथॉरिटी का जो हेड होगा, जो चेयरमैन होगा, वो या तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होगा, यूपी गवर्नमेंट का जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, या तो उस अथॉरिटी का चेयरमैन होगा, या कोई एक ऐसा बंदा, या तो ये होगा या कोई दूसरा बंदा होगा। जो दूसरा बंदा अगर चेयरमैन बनाया जाता है तो वो एक्सपर्ट होगा। किस फील्ड का एक्सपर्ट होगा, वाटरवेज, नेविगेशन, शिपिंग, पोर्ट एंड मैरीटाइम, इस वाले फील्ड का, मैरीटाइम अफेयर, इससे संबंधित कोई एक्सपर्ट बंदा ही इसका हेड होगा या चेयरमैन होगा। और उसको नॉमिनेट कौन करेंगे, चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि एक वाइस चेयरमैन होगा, जो वाइस चेयरमैन होगा उसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी।
क्या है, वाइस चेयरमैन को अपॉइंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी अपॉइंट। कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, जितने भी एडिशनल सेक्रेटरीज हैं कुछ पार्टिकुलर डिपार्टमेंट के यूपी के, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, उत्तर प्रदेश का डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, इस सारे डिपार्टमेंट्स का जो भी एडिशनल सेक्रेटरी है वो ऑटोमेटिक इसका मेंबर बन जाएगा, यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ए रिप्रेजेंटेटिव होगा जो कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जो अथॉरिटी है IWAI, इस अथॉरिटी का चेयरमैन एक बंदे को नॉमिनेट करेगा जो कि इसका मेंबर होगा। ठीक है, तो ए नॉमिनेशन, ए रिप्रेजेंटेटिव nominated by chairman of inland waterways authority of India will also be its member। ठीक है, तो inland waterway authority of India जो है उसका जो चेयरमैन है वो नॉमिनेट करेगा अपने में से या किसी एक बंदे को, वो इसका मेंबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, वो CEO होगा, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो है उत्तर प्रदेश का वो CEO होगा। CEO का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा इस अथॉरिटी का। इस अथॉरिटी का एक फर्दर वर्क क्या है कि जो वाटर से संबंधित टूरिज्म है उसको भी प्रमोट करना, टू प्रमोट द वाटर टूरिज्म, वाटर टूरिज्म को भी प्रमोट करना, जैसे कि आपका रिवर राफ्टिंग, स्काइंग, इस तरह की जितने भी चीजें होती हैं, आपका स्विमिंग, और वहां पे जो भी सुविधाएं होगी उस तरह से पोर्ट्स वगैरह डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। अब हम यहीं पे एंड करते हैं अपने लेक्चर को। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कोई भी समस्या हो तो डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करें। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।